नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टीएमसी पार्टी के प्रवक्ता रहे रिजू दत्ता के। रिजू दत्ता टीएमसी की प्रयोगशाला का या हम कहें कि टीएमसी पार्टी का वो नमूना था जो 4 मई से पहले तक लगातार जो है वो बुदबुदा रहा था, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए उसके बाद आप कह सकते हो कि प्रयोगशाला जो 4 मई को हुई उसमें रिजू दत्ता फेल हो गए और अब लगातार जो है वो बिना शर्त के माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कारण भले ही जो है वो हम कहें कि वो डर गया हो, लेकिन राजनीति में चापलूसी इसका अपना जो है वो एक बड़ा महत्व है। आकलन हम करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिजू दत्ता को समझ लेते हैं और टीएमसी पार्टी को समझ लेते हैं। याद करिए, हमने पहले भी जो है वो बात की थी और ममता बनर्जी, और इस वक्त अगर आप देखोगे तो ममता बनर्जी के दूसरे कार्यकाल के बाद से अभिषेक बनर्जी का प्रभाव सबसे ज्यादा टीएमसी में देखा गया। एक तरीके से टीएमसी जो है वो उसके बड़े नेता अभिषेक बनर्जी के कंट्रोल में आ गए थे और अभिषेक बनर्जी उन लोगों के साथ जुड़े हुए थे जिनके तार सीधे तौर से भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे। अब ऐसे में टीएमसी को जो नुकसान हुआ, एक नुकसान तो यह हुआ कि ममता बनर्जी के भतीजे होने से वंशवाद और परिवारवाद का एक ठप्पा लग गया, और दूसरा टीएमसी को भ्रष्टाचार की आग में झोंक दिया अभिषेक बनर्जी ने। अब ऐसी सूरत में अभिषेक बनर्जी जिस लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद है, डायमंड हार्बर कोलकाता की, उसको आप कह सकते हैं कि टीएमसी का गढ़ माना जाता है। और जब कोई व्यक्ति इसी तरीके के, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो या फिर दूसरे नेता हो, जब स्टेटमेंट देते हैं तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीएमसी और टीएमसी की जड़ें और गुंडागर्दी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरीके से मजबूत होगी। मैं बात कर रहा हूं जहांगीर खान की। जहांगीर खान जिसने सीधे तौर पर और उसके कार्यकर्ताओं ने हिंदू महिलाओं को पोलिंग, या आप कहें कि पोलिंग बूथ से जाने तक के लिए रोकने के लिए धमकाया गया। उसकी शिकायत महिलाओं ने अजय पाल शर्मा, जो आईपीएस कैडर थे उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी, उससे की, और अजय पाल शर्मा जहांगीर खान को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए नजर आए। अब हालांकि उनकी चुनौती में जो है वो ठीक ऐसा कुछ नहीं था कि वो एक किसी व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर जो शिकायत थी उसके हिसाब से अपनी टिप्पणी कर रहे थे। उसी को लेकर रिजू दत्ता ने एक वीडियो बनाया और वीडियो शेयर किया, और 4 मई के बाद अजय पाल शर्मा को देख लेने की, उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल उठाकर ले जाने की या कलकत्ता उठाकर ले जाने की बात उस वीडियो में कही। वीडियो वायरल हो गया। अब यहां पर आप समझिए, क्योंकि टीएमसी के लोगों को यह लग रहा था कि 4 मई को टीएमसी की सरकार आएगी, लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं था कि चुनाव परिणाम इसके उलट आ जाएगा। अब उम्मीद इसलिए थी क्योंकि उनको पता था कि टीएमसी का खौफ किस तरीके से है और जनता क्या चाहती है, इस नब्ज को वो पकड़ ही नहीं पाए। तो 4 मई को जो चुनाव परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। आप कह सकते हैं 200 से ज्यादा सीटें इस गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को मिली, हम ये कह सकते हैं। अब ऐसी सूरत में ऐसे व्यक्ति, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अगर आप देखोगे बड़ी बारीकी से, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों के साथ साथ ममता बनर्जी के जंगल राज की बात हर चुनावी रैली में उठाई। तो साफ था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जबरदस्त तरीके से काम होगा। तो उसको देखते हुए रिजू दत्ता को समझ में आ गया कि अब जो है वो बचना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के सीधे तौर पर टारगेट पर थे। और अंदाजा आप इससे लगा सकते हो, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते हुए दिखाई दिए, ऐसा लगा जैसे 1947 में नहीं, पश्चिम बंगाल अब आजाद हुआ हो। तो इससे भी रिजू दत्ता की हो सकता है कि धड़कनें ज्यादा बढ़ गई हो।
लेकिन उसके बाद रिजू दत्ता ने जो माफी मांगी, उस माफी मांगने के साथ साथ रिजू दत्ता ने अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की बात की और सीधे तौर पर यह कहना कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब यह टीएमसी का अंदरूनी मामला है कि टीएमसी इसकी हार की जिम्मेदारी लेती है या नहीं लेती है, लेकिन इसके साथ खबर यह भी है, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने हार के बाद में विपक्ष से एक तरीके से सपोर्ट की डिमांड रखी थी कि विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो सीपीआई हो या सीपीआई-एम हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इनको जो है वो एक साथ आना चाहिए, दिल्ली में भी और पश्चिम बंगाल में भी। लेकिन कल तक जो लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग ममता बनर्जी को डिफेंड करते हुए, क्योंकि एक चैप्टर था राहुल गांधी अंदरूनी तौर से जो चाहते थे कि ममता बनर्जी की चुनावों में हार हो, तो ममता बनर्जी को हार मिली, तो कांग्रेस पार्टी उससे गदगद थी। लेकिन दूसरी चुनौती थी इस अलायंस को बचाने की, विपक्षी गठबंधन को। तो जैसे ही चुनाव परिणाम आए, कांग्रेस पार्टी ने जो है वो अपने सुर बदल लिए। लेकिन कल की जो है, कांग्रेस पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया कि वो ममता बनर्जी के साथ खड़ी होगी। और साथ में सीपीआई और सीपीआईएम, कांग्रेस पार्टी ने जिसका सहारा लिया वो लिया कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कम्युनिस्ट पार्टी या हम कहें कि माओवादी पार्टी से जो है वो गठबंधन में आने का एक अनुरोध किया है, उसी माओवादी पार्टी जिसने छत्तीसगढ़ में, आपको पता होगा, कांग्रेस पार्टी के लगभग जो है वो 15 लोगों की हत्या कर दी थी। लेफ्ट पार्टी, उसने भी सीधे तौर पर जो है वो ममता बनर्जी के साथ आने से इनकार कर दिया है। तो एक तरीके से ममता बनर्जी अब अकेले पड़ गई है। तो साथ में खड़े हैं अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव। इसके अलावा ममता बनर्जी के साथ में कोई खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। अब हम आते हैं उसी के ऊपर कि रिजू दत्ता ने उसके बाद कौन सी बातें बोली। तो रिजू दत्ता ने उसके बाद में वो आ जाते हैं आईपैक के ऊपर, और आईपैक में वो बात करते हैं कि आईपैक के ऊपर जब रेड पड़ी तो ममता बनर्जी ने वहां से अपना चुनावी डेटा जो है वो एक तरीके से ईडी से छीन कर ले आई। लेकिन साथ में उन्होंने इस हार की जिम्मेदारी जो है वो सीधे तौर पर फोड़ दी आईपैक के ऊपर कि आईपैक ने जो है वो टीएमसी को हाईजैक कर लिया। अब रणनीति जो है वो आईपैक के पास थी। आईपैक जो है वो जैसा कहलवाना चाहती थी वैसे ही टीएमसी के नेता, प्रवक्ता जो है वो टीवी पर आकर और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उस तरीके से प्रचारित करते थे। और ये हमें सबसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, उसका प्रवक्ता उस पार्टी का एक सबसे बड़ा चेहरा होता है। पार्टी को किस तरीके से डिफेंड करना है या फिर पार्टी को जो है वो मुश्किल में डाल देना है। और यह तक कह देना कि आईपैक जो है वो पैसे लूट रही थी सीधे तौर पर टिकट वितरण को लेकर। और फिर उसके बाद में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, कि टीएमसी ने सिर्फ और सिर्फ 10 साल जो है वो भ्रष्टाचार किया है, इसके अलावा धरातल पर कोई काम नहीं किया। यह टीएमसी पार्टी का वो प्रवक्ता कह रहा है जो 4 मई से पहले तक टीएमसी के लिए किसी को भी धमकाने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन अब अचानक से सुर बदले हैं। कारण एक, आप समझ सकते हैं कि अब टीएमसी के उन लोगों को समझ में आ गया कि टीएमसी का अब भविष्य नहीं है। टीएमसी अब लेफ्ट की तरह हमेशा के लिए पश्चिम बंगाल से खत्म है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डिसीजन ले रही है, शुभेंदु अधिकारी के बाद में आपने देखा कि तुरंत जो है वो बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए, यह एक बड़ी स्टेप जिसका इंतजार पूरे बंगाल को नहीं देश को भी था। तो आप इसको डर कह सकते हैं, और अगर हम डर कहें तो आप इसको कह सकते हैं कि टीएमसी का ये नमूना जो था वो 4 मई के बाद में एकदम से जो है वो फट्टू निकला। वो डर गया, और डर इसलिए गया क्योंकि इन लोगों ने गुंडागर्दी की है, इन लोगों ने दमन किया, शोषण किया, लोगों की हत्याएं की, और अब इनको लगता है कि उसका प्रतिकार होगा, और जब प्रतिकार होगा तो फिर उनको बहुत मुश्किलें आने वाली है। अब इसका दूसरा पहलू जो कि भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से अगर हम देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले कुछ सालों से कोशिश रही है कि कोई दूसरी पार्टी का इस तरीके का प्रवक्ता जो उस पार्टी को अंदर तक जानता हो, और जैसे ही चुनावों के समीकरण बदलते हैं और उस प्रवक्ता की भाषा बदलना शुरू होती है,
तो भारतीय जनता पार्टी उसको जो है वो अपने साथ ले लेती है। तो अगर ये लेती है भारतीय जनता पार्टी, साल 6 महीने में अगर रिजू दत्ता को अपने साथ लेती है, तो आप समझ लीजिए कि रिजू दत्ता का ये जो पलटी मारने वाला जो ट्विस्ट था वो उसके लिए कारगर साबित होगा राजनीतिक तौर पर। नहीं लेती है तो आप समझ सकते हैं कि प्रयोगशाला में नमूना जो है वो सीधे तौर पर अब तक फैला है। लेकिन जिसकी मुझे उम्मीद लग रही है कि रिजू दत्ता बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उस हिसाब से कि रिजू दत्ता जो कभी टीएमसी का नेता रहा हो, टीएमसी का प्रवक्ता रहा हो, अब वो टीवी डिबेट्स में टीएमसी की धुलाई करता हुआ नजर आता है। और ऐसा जो है वो हमने बहुत बार देखा है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर कोई दूसरी राजनीतिक दल हो। कई प्रवक्ता आप देखते हो टीवी के ऊपर जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। तो दोनों बातें हो सकती है। रिजू दत्ता का अचानक से जो है आप कह सकते हैं कि यू टर्न लेना, यह राजनीतिक तौर पर चालाकी भी हो सकती है, या फिर एक तरीके से हवा निकलना आप कह सकते हो कि टीएमसी के सभी गुंडों की जो है वो अब हवा निकलने लगी है। तो पश्चिम बंगाल में अब हालात जो है वो तेजी से बदलने लगे और इसकी शुरुआत जो है वो ठीक ऐसे ही होगी। और आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया कि टीएमसी के बड़े नेता जो है वो कतार में खड़े हैं। और ये सच्चाई भी है कि जब पार्टी इस तरीके से हारती है तो उस पार्टी में टूट जो है वो होती ही है। और ये टूट कहां से जाएगी, क्योंकि इसका असर आपने देखा, महुआ मोइत्रा को किस तरीके से टारगेट किया गया फ्लाइट में, सयानी घोष को किस तरीके से सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो, और तमाम तरीके के नेता, चाहे वो ड्रेक ओबरायन हो या फिर जो है वो कल्याण बनर्जी हो, तो सबकी हालत जो है वो एक ही जैसी है। और अब इनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है और वो है बीजेपी। अब बीजेपी टीएमसी से बचती है या फिर टीएमसी को जो है वो अपने साथ लेती है, ये आने वाले समय में जो है वो पता चलेगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।